इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अपने पन्नों में मन मर्जी के नए सांचे गढ़ने के लिए भी खास जगह देगा। 2014 से लेकर 2024 तक ताकतवर बेशर्मी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, ज्युडिशरी और मीडिया पर कब्जों का सिलसिला शुरू किया गया, जो आज भी लगातार जारी है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ नोटबंदी की घोषणा कर दी गई। आवाम पर इसका कितना नागवार असर पड़ा, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया और सरकारी अधिकारियों द्वारा जैसे उस वक्त भी नोटबंदी के फायदे गिनवाए जा रहे थे, वैसे ही कुछ दिनों पहले उल जुलूल पैमानों पर गरीबी को तौलकर खुद नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ने कह दिया कि देश में अब 5% गरीब ही बचे हैं। ऐसा लगता है 24 के आम चुनाव इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए और एनडीए के साथ तमाम सरकारी संवैधानिक संस्थाएं होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था संबंधी ताजा आंकड़ों ने मीडिया कवरेज में एक तरह का चमत्कारिक प्रभाव पैदा किया है। कई रिपोर्टों में इसका उल्लेख किया गया है कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन टालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत में इस फाइनेंशियल ईयर में चौंकाने वाली ग्रोथ दर्ज होने जा रही है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले हम आपको सरकारी आंकड़े दिखाएंगे, उसके बाद इन आंकड़ों की पड़ताल करके आपको सच से रूबरू करवाएंगे कि कैसे सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि सरकारी और संवैधानिक संस्थान मिलकर सरकार की गाथा गाने का काम कर रहे हैं। कहानी दरअसल ये है कि भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने इकोनॉमिक ग्रोथ संबंधी आंकड़ों में कई बदलाव किए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के 2023 और 24 के आर्थिक आंकड़ों में चमत्कारिक चमक आ गई है। पिछले महीने एनएसओ ने इस साल जीडीपी में ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कुछ दिनों पहले इसे बढ़ाकर के 7.6% कर दिया गया है। ये अंतर प्रतिशत में कम लग सकता है, लेकिन मंदी के इस दौर में ये एक उपलब्धि मानी जाती है। यही नहीं, बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर में ये रेट 8.4% तक पहुंच गई। करंट फाइनेंशियल ईयर में अर्थव्यवस्था में अनुमानित ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए को 6.9% रखा गया है। अब ये जीवीए क्या होता है, इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई कंपनी 20 रुपए में ब्रेड का पैकेट बेचती है और इसे बनाने में कुल 16 रुपए इनपुट और कच्चे माल की लागत के रूप में प्रयोग होता है, तो उस स्थिति में जीवीए कलेक्शन 4 रुपए माना जाएगा। सारी कहानी आंकड़ों में किए गए बदलावों पर आकर टिक जाती है। इसलिए यह देखना अहम है कि क्या क्या बदलाव या संशोधन इसमें किए गए हैं। एनएसओ ने सबसे पहले तो 2022 और 23 में दर्ज हुई जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 7.2 से 7% कर दिया। जिससे हुआ ये कि 2023 और 24 की जीडीपी ग्रोथ रेट मापने का आधार नीचे हो गया। लाजमी है कि उससे इस साल की ग्रोथ रेट ऊंची दिखने लगी। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कल मैंने आपको 100 रुपए दिए और आज 150 रुपए दिए, तो आप कहेंगे कि मैंने आपको आज 50% ज्यादा दिए कल के मुकाबले। अब इसी में मैं एक खेल कर दूं और आपसे झूठ कहूं कि कल मैंने आपको 100 नहीं सिर्फ 75 रुपए दिए थे और आज 150 दिए हैं, तो आप कहेंगे कि इस बार तो 100% की बढ़ोतरी कर दी। ऐसे ही खेल एनएसओ ने किया है। कमाल की बात तो यह है कि संशोधन सिर्फ 2022-23 में ही नहीं बल्कि इससे पहले के साल 2021 और 22 के आंकड़ों में भी किया गया है, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन के बाद का पहला फाइनेंशियल ईयर था। ये ध्यान देने वाली बात है। 2020 और 21 में लॉकडाउन का बहुत खराब असर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ा था, जिससे अगले साल की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए आधार और भी नीचे हो गया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2021 और 22 में हुई धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी खासी ऊंची मालूम पड़ रही थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया गया था कि जीवीए वृद्धि 7% रही, लेकिन अब इसे घटा करके 6.7% कर दिया गया है। तो यहां पर भी आधार नीचे हो गया। इससे हुआ ये कि करंट फाइनेंशियल ईयर का अनुमान ऊंचा होता चला गया। लेकिन इस कहानी के चमत्कारिक पहलू यही नहीं खत्म हो जाते। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जो और भी इंपॉर्टेंट हैं। एनएसओ ने करंट फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट कंजप्शन में अब सिर्फ 3% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, जबकि जनवरी में जारी आंकड़ों में इसके 4.4% रहने का अंदाजा लगाया गया था। तीसरे क्वार्टर में कृषि क्षेत्र के जीवीए में तो गिरावट आने यानी माइनस ग्रोथ की बात कही गई है। यह गिरावट 0.8% तक रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो महज 0.7% वृद्धि होने की ही कृषि क्षेत्र में बात कही जा रही है। हालांकि यह बहुत जाना माना तथ्य है, लेकिन
आज भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या खेती और पशुपालन पर निर्भर है। इस क्षेत्र में वृद्धि दर लगभग डेड एंड स्टेट में है। इसके बावजूद भी अगर जीडीपी में हाई ग्रोथ दर्ज हुई है तो ये स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि जीडीपी की इस खुशहाली में कौन शामिल है और कौन इससे बाहर है। मगर इस मुद्दे पर आने से पहले अभी आए आंकड़ों पर कुछ और गौर करना उचित होगा। एनएसओ ने बताया है व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में 2023 और 24 में जीवीए ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। 2022 और 23 में ये वृद्धि 12% रही थी, यानी इस साल इसमें 40% से अधिक की गिरावट आएगी। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ एक सवाल लोगों के दिमाग में ये आएगा कि फिर ग्रोथ कहाँ दर्ज हुई है। एनएसओ के आंकड़ों से ये साफ है कि जिस क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठा रखा है वो सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ याद करना उचित होगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए इस मद में रखे थे, मगर इस मद में ज्यादा पैसा खर्च करने का परिणाम हुआ है कि गवर्नमेंट कंजप्शन में गिरावट आई है। तीसरे क्वार्टर में इसमें 3.2% की गिरावट दर्ज की गई। तो कुल सूरत ये उभरती है कि कृषि सहित अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है वहां खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रुझान गिरावट का है। ऐसे में ये अस्वाभाविक नहीं है कि प्राइवेट कंजप्शन में बढ़ोतरी का स्तर भी निम्न ही बना हुआ है। ये बात खुद इकरा जैसी रेटिंग एजेंसियों के अधिकारियों ने भी कही है कि जीडीपी ग्रोथ तभी स्वस्थ मानी जाएगी जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन में ग्रोथ होगी। इन दोनों में गहरा आपसी संबंध है। लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ती है तो वे अधिक कंज्यूम करते हैं, तब जाकर प्राइवेट सेक्टर रियल इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होता है। इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने भी माना है कि तीसरे क्वार्टर में प्राइवेट कंजप्शन में मामूली ग्रोथ हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से मांग का स्तर मध्यम ही रहा। इंडिया रेटिंग के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार ने कहा, ग्रोथ रेट में रफ्तार जारी रहने से संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतरशक्ति बनी हुई है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। कुल डिमांड मोटे तौर पर गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से प्रेरित है। अभी जो कंजप्शन डिमांड है उसमें उन वस्तुओं और सेवाओं की भरमार है जिसका कंजप्शन ऊपरी 50% इनकम वाले लोग करते हैं, यानी डिमांड का आधार बहुत बड़ा नहीं है। ये बात मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी झलकती है। मैन्युफैक्चरिंग विकास का आधार भी बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता। तो बात साफ हो जाती है, सरकारी आंकड़े भले गुलाबी तस्वीर पेश करते हों, लेकिन उनके जरिए देश की खुशहाली के किए जाने वाले दावे बेबुनियाद हैं। असल सूरत यह है कि खुशहाली कुछ तबकों के पास सिमटती जा रही है, उसी अनुपात में बहुसंख्यक आबादी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इसी हफ्ते ब्रिटिश कमर्शियल संस्था नाइट फ्रैंक ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि भारत में ज़रूरत से ज़्यादा अमीर लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि अगले 4 साल में ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ेगी। भारत दुनिया में सुपर रिच व्यक्तियों की संख्या में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश बन गया है। नाइट फ्रैंक ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है और उसी का परिणाम है कि यहाँ सबसे तेज गति से सुपर रिच लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी इन दोनों ही फिनोमेना में गहरा संबंध है। रिपोर्ट में सुपर रिच उन लोगों को माना गया है जिनके पास $3 करोड़ यानी लगभग 225 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। नाइट फ्रैंक संस्था की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के सुपर रिच लोगों के शौक क्या क्या हैं। बताया गया है कि पिछले साल लग्जरी घड़ियां, आर्टफैक्ट्स और ज्वेलरी पर इन लोगों के खर्च में क्रमशः 138%, 105% और 37% की बढ़ोतरी हुई। यानी संकेत ये है कि किसी प्रोडक्शन में ये पैसा लगाने के बजाय सुपर रिच लोग विलासिता पर अधिक खर्च कर रहे हैं। मुमकिन है कि रियल एस्टेट में भी वे अपना पैसा लगा रहे होंगे। बहरहाल अर्थव्यवस्था की कुल सूरत और रुझान के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुपर रिच लोगों की आमदनी का मेन सोर्स शेयर, बॉन्ड, लोन मार्केट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग यानी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। ये एक चक्र है। इनके इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट चमकते हैं और फिर उससे ही इन लोगों को होने वाले लाभ में बढ़ोतरी होती है। ये सारी बढ़ोतरी देश की जीडीपी में भी गिनी जाती है। इसी वजह से जीडीपी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। मतलब ये कि आम अर्थव्यवस्था यानी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली मुख्य अर्थव्यवस्था के पैरेलल
एक वित्तीय अर्थव्यवस्था ठोस रूप ले चुकी है। देश के सुपर रिच लोग उसका आधार हैं और वे ही उससे लाभान्वित होने वाले तबके भी हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी इस सारी चमक से बाहर बनी हुई है। यही आज की भारतीय अर्थव्यवस्था की हकीकत है और इसकी एक और पुष्टि एनएसओ के संशोधित आंकड़े से हो गई है। वैसे यह प्रश्न भी अप्रासंगिक नहीं है कि एनएसओ ने आंकड़ों में संशोधन किया है या आम चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल के राजनीतिक तकाजों के मुताबिक उनमें हेरफेर किया गया है। बहरहाल ये अलग चर्चा का विषय है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।